नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी क्रांतिकारी युगों के बारे में। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में, अर्थात जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में, कि किस तरीके से जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये पहला हेडिंग देख पा रहे होंगे कि जर्मनी क्या सेना के राष्ट्र के निर्माता हो सकती है, यानी कि जो जर्मनी है क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यानी कि जो राष्ट्र का निर्माता है क्या उसे सेना को माना जा सकता है। तो बिल्कुल माना जा सकता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो जर्मनी है, तो जर्मनी में आप लोगों को पता होगा कि लौह क्रांति या रक्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से तलवार के दम पर जो है एकीकरण हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जर्मनी है वो सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भारत में भी देख सकते हैं कि भारत में जब एक तरीके से कुछ लोग ऐसे थे, ना ही तो वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, ना ही वो इंडिया रहना चाहते थे, यानी कि अपनी ही मनमानी करना चाहते थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने थोड़े से बल के जोर पर उन्हें एक तरीके से बाहर भगाया था। तो उसे जैसे कि हम एक आयरन मैन के नाम से उन्हें एक तरीके से याद करते हैं। ऑलराइट, तो इसी तरीके से जर्मनी में भी था यही कि उसे एक रक्त क्रांति या लौह क्रांति के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इसमें बताने की कोशिश की गई है और इसमें हमें क्या जानने को मिलेगा। तो देखिए, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1848 में एक तरीके से जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। तो राष्ट्र की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादी थे, यानी कि रेडिकल्स थे, उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो यानी कि वो राष्ट्रवादी भावनाओं का एक तरीके से इस्तेमाल करते थे और कुछ दिखावा भी करते थे जो रेडिकल्स थे। तो हुआ ये, उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 1848 में जो यूरोपियन सरकार थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए थे 1848 में। तो इसी उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिसे जर्मनी में इटली का एकीकरण होकर राष्ट्र राज्य बने। तो 1848 में इन राष्ट्रवादी भावनाओं के लेकर मध्यवर्गीय जर्मनियों के काफ़ी लोग जो थे व्याप्त थे। तो 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का एक तरीके से प्रयास किया गया, मगर राष्ट्र निर्माण के उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत को मिलाकर दबा कर रखते थे, क्योंकि एक तरीके से जो राष्ट्र निर्माण था वो उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी। तो देखिए, जो उदारवादी एक तरीके से भावनाएं थी, उदारवादी भावनाएं क्या होती है कि यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के वो जल्दी ही कोई निर्णय चाहते हैं, यानी कि कोई जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, तो वो उदारवादी भावनाएं होती हैं। परंतु राजशाही यानी कि जो एक तरीके से वहाँ पर राजशाही स्थापित थी, और जो फौज थी यानी कि जिसे हम सेना हम कह देते हैं, ठीक है, तो जो फौज थी और राजशाही थी, उन्होंने जो उदारवादी एक तरीके से विचारधाराएं थी उनको दबा दिया था। ठीक है, तो उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी यानी कि जनकर्स ने भी समर्थन किया और इसके पश्चात ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री एक तरीके से जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। तो कौन था एक तरीके से इस प्रक्रिया का जनक था। तो देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। जो एक तरीके से जो ऑटोमान बिस्मार्क था वो उस समय का प्रसा का क्या था, जनक था, और प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व उस समय किया था, जो कि 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हुई थी। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो जनवरी 1871 यानी कि 1871 यानी कि 18 जनवरी की बात है, तो उसमें एक वर्सराय में एक हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है उस समय घोषित कर दिया गया था। ठीक है,
तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों युद्धों की प्रसा जो थी वो जीत लिया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके बाद प्रसा ने यह भार अपने ऊपर लिया और कहते हुए ये कहा कि जर्मन का एकीकरण ये करके ही रहेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो अब बात करते हैं आतनान वान वर्नर की क्रांति, यानी कि वर्साय के हाल में ऑफ मिर्सस में जर्मनी का साम्राज्य की घोषणा। तो इस चित्र को जो है एक तरीके से 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया गया था। ऑलराइट, तो देखिए आप इस चित्र को समझ ही सकते हैं। इस चित्र में जो है एक तरीके से बीच में काइजर और पर्सिया सेना के मुख्य कमांडर और जनरल वान रून खड़े हैं और उनके पास बिस्मार्क। इन विशाल कृतियों को एक तरीके से 1885 में इन्हें भेंट किया गया था इनके 70वें जन्मदिन पर। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इटली की। तो इटली की अब हम बात करते हैं, तो चलिए अब इसे इटली को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ। तो देखिए, तो जर्मनी की तरह ही इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, जैसे कि हम लोगों ने जर्मनी के बारे में पढ़ा। तो जर्मनी के बारे में हम लोगों ने कक्षा 9 की एनसीईआरटी में भी एक तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने हिटलर के बारे में पढ़ा था। तो जर्मनी का आप वहाँ से भी एक तरीके से कवर कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स की अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी डीपली तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 10 की एनसीईआरटी में बहुत कम ही आपको एक तरीके से शॉर्ट में बताया गया है चीज़ों को। तो स्टैंडर्ड बुक्स जब हम लोग पढ़ेंगे और जब मेंस की राइटिंग हम शुरू करेंगे, एक तरीके से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो उसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यानी कि मैं आपको उसमें जब स्टैंडर्ड बुक्स से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक तरीके से आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करी जाएगी और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस भी उसकी एक तरीके से शुरू कराई जाएगी। और साथ ही साथ एक तरीके से जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें जो भारतीय घटनाएं हैं, यानी कि भारत और बाहर के देशों को, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उनसे हम जोड़ करके देखेंगे कि आज की घटनाएं और उस समय की घटनाएं किस तरीके से मेल खाती है। तो इन घटनाओं को एक तरीके से लेकर के हम पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट्स के हिसाब से हम अपने आंसर को जो है वो डिज़ाइन करेंगे और वो डिज़ाइन जो है एक तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे अपने यूपीएससी मेंस की परीक्षा में। तो चलिए अब बात करते हैं इटली के एकीकरण की। तो इसमें बता ही दिया गया है कि जो एक राजनीतिक विखंडन के रूप में एक लंबा इतिहास इसका रहा है, जो कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि इटली का जो एकीकरण है वो 1866 और 1866 से लेकर 71 तक रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रसा, उस समय प्रसा जो है एक तरीके से सबसे बड़ा एक देश माना जाता था। तो 1866 से पहले जो है एक प्रसा जो है आप देख ही सकते हैं, तो सिलसेलिया, तो पोसेन, तो ये सभी जो है प्रसा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1866 से पहले प्रसा द्वारा वर्जित। तो ये सभी जो है इन राष्ट्रों के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। इन राष्ट्रों के बारे में ज़्यादा कुछ तो इस बुक्स में नहीं बताया गया है, बट इसमें आप समझ सकते हैं मैप के जरिए कि कौन सा देश जो है वो कहाँ पर, कौन सा राष्ट्र स्थित था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि कब और किस सन में कौन कौन से जो राष्ट्र थे वो कहाँ पर थे। तो देखिए 19वीं सदी के मध्य में हम लोग बात जानते ही हैं कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल से एक सार्डिनिया पिनमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। तो कहाँ पर एकमात्र राजघराने का शासन था, तो सिडनिया पिंडामिंड, ठीक है। तो सिडनिया पिंडामिंड जो है वो एक तरीके से बटा हुआ था। तो इसमें उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हेम्सबर्ग के अधीन था। तो ये किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया हेम्सबर्ग के। तो मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। तो मध्य इलाकों पर किसका शासन था? पोप का। और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन में बुर्बो राज्यों के अधीन थे। तो इतालवी भाषा में साझा रूप हासिल नहीं किया, तो उसमें अभी तक के विविध क्षेत्र को स्थानीय रूप में मौजूद कर दिए गए। तो 1830 के दशक में जोसेफो मत्तिसेनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो जोसेफो मत्तिसेनी, तो देखिए जोसेफो मत्तिसेनी कौन थे, इनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए
तो जो ये जैसुपो मैथिसनी है, जिन्होंने एक तरीके से एकीकृत किया था, तो जैसुपो मैथिसनी रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे उस समय और यंग इटली के संस्थापक थे। यानी कि जो एक नया इटली था जिसकी स्थापना इन्हें करनी थी, तो वो एक यंग इटली के संस्थापक थे। और उनका क्या लक्ष्य था? एक तरीके से उनका लक्ष्य था शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि 1831 से लेकर यानी कि 1831 टू 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पिंडमांड के शासक विक्टर एम्यूनुअल द्वितीय पर आ गई थी। इन किनके द्वारा? जोसेफे मैथिसनी के द्वारा। तो उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली के नामक गुप्त संगठन भी बनाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1831 से लेकर 1848 तक इन्होंने क्रांतिकारी विद्रोह में असफलता के युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सिडनिया के पिंडमांड में शासक विक्टर एम्यूनुअल द्वितीय पर आ गई। तो इस क्षेत्र के शासक में अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली में उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न कराता था। तो मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। तो ये काबूर कौन था? इनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो जो ये काबूर था एक तरीके से यह न ही कोई क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र पर विश्वास रखता था। यानी कि एक तरीके से जो जनतंत्र है यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता था, ना ही रिपब्लिक पर विश्वास ये करता था। ये ओनली राजतंत्र पर विश्वास करता था। ठीक है, फिर भी इसने एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया और ये बहुत ही चतुर कूटनीतिक से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जीता था। ठीक है, तो न कि क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र पर विश्वास रखता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो था ये शिक्षित सदस्य की तरह वह भी इतालवी भाषा की तरह बेहतर फ्रेंच बोलता था। ठीक है, तो फ्रांस में सिर्डिनिया पिरामिड की एक चतुर कूटनीतिक संधि में जिसने पीछे काबूर का हाथ था, जिससे सिर्डिनिया पिरामिड 1859 यानी कि 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो देखिए, पहले हम चित्रों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज से भरे होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ हमें लोगों को जानने की कोशिश या पॉइंट बनाने की हमें कोशिश मिलती है। तो देखिए, तो ये एक चित्र है जो कि व्यंग्य चित्र जर्मन राइक स्टैंग संसद में ऑटो वान बिस्मार्क फिगरो ने वियना 5 मार्च 1870 के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे, एक हंटर देख पा रहे होंगे और जिसमें एक तरीके से जनता डरी हुई देख पा रहे होंगे। यानी कि उस समय जो शासन किया जाता था तलवार के दम पर किया जाता था और अपनी मनमानी की जाती थी। तो इसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और हमने चित्रों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफे गैरिडिलो का भी आप इसमें नाम आता है। तो किसका नाम आता है? जोसेफे गैरिडिलो। तो इसमें जोसेफे गैरिडिलो आखिर कौन थे? तो देखिए, तो जोसेफे गैरीबाल्डी सॉरी। तो देखिए, इसमें जोसेफो गैरीबाल्डी के नेतृत्व की भारी संख्या के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इन युद्ध में हिस्सा लिया। तो ये कौन थे? हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से इन्हें जाना जाता था, जो कि 1807 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियाई के राज्यों में प्रवेश कर गए थे और उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन पाने के लिए वो सफल भी रहे और स्पेनिश शासक के युद्ध में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा। तो 1861 में एम्यूनुअल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित इन्हें कर दिया गया, मगर इटली की अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, इसमें अभी भी उदारवादी, यानी कि जो उदारवाद एक तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी एक तरीके से फैसले को लेकर जल्दी ही कोई निर्णय चाहते हैं, उसे हम उदारवादी भावनाएं कहते हैं। और राष्ट्रवादी, यानी कि राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं हैं उनसे जो है ये अनजान थे। तो दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों में गैरीबाल्डी को समर्थन दिया, उन्होंने इटलिया के बारे में भी कभी नहीं सुना था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एम्यूनुअल की पत्नी थी। तो देखिए, ये सब जो थे इन तरीके की विचारधाराएं रखते थे। पर मैं ये आपको बता दूं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण को लेकर ये काफ़ी बहुत छोटी सी ही नॉलेज है जो कि आप लोगों को एक तरीके से थोड़ा बताने के लिए की गई है।
ऑलराइट। तो देखिए अब बात करते हैं कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए मैं इससे पहले आपको बता दूं, जोसेफ मैथिसनी और जोसेफ गैरिबाल्डी और कावूर, तो इन तीनों की वजह से ही जो है वो इटली एकीकृत हो गया था। और विक्टर एमिनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा एक तरीके से उस समय घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह बहुत ही दयालु थे और सार्डिया के राजा रह चुके थे। तो ये जो एक तरीके से किन्हें राजा घोषित किया गया था, विक्टर एमिनुअल। तो विक्टर एमिनुअल कहाँ के सबसे पहले राजा थे? सार्डिया के राजा थे। तो इसलिए इनका जो है यहाँ पर राजा घोषित कर दिया गया था। ऑलराइट, तो चलिए फिर से हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटेन है एक तरीके से इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। तो देखिए कुछ विद्वानों ने एक तर्क दिया था जिसमें राष्ट्र राज्य मॉडल या आदर्श जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण अचानक हुआ क्योंकि कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, और यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये प्रक्रिया थी। पहले तो हम चित्रों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एकीकरण से पहले जो इटली का राज्य है वो इस तरीके का आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इटली का जो ये एक तरीके से राज्य है उससे पूर्व ये 1858 का ये चित्र है, और इटली का एकीकरण के बाद का राज्य जो है ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सभी जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र जो पेपल राज्य के थे, टर्कनी के थे या परमा के थे या लाम्बेडी या वेनेसिया के थे, तो ये सभी एकीकृत हो गए थे किसमें? इटली में। और ये हो गया था हमारा ऑस्ट्रिया, और ये ऊपर स्विट्ज़रलैंड। तो ठीक है, तो ये एक तरीके से जब इटली का एकीकरण हुआ तो अधिकतम जो छोटे छोटे राज्य थे ये इटली में मिला लिए गए थे, जिसमें इटली का एकीकरण हुआ। तो नक्शे में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दर्शाया गया है कि कौन से वर्ष कौन सा राज्य जो है वो मिलाया गया था। तो देखिए 1870 में पेपल राज्य को मिलाया गया, और 1858 में सोवई सांड्रेनिया को मिलाया गया, और 1866 में वेसेनिया, और 1858 से लेकर 1860 तक पार्मे, मोडेना और टस्कनी को मिलाया गया था। और 1860 में दोनों सिसिलियाओं का राजतंत्र जो है वो बना, ठीक है। तो अब बात करते हैं, नतीजा यह रहा कि जो 18वीं सदी है उससे पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, सॉरी, उससे पहले जो ब्रितानी राष्ट्र है तो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। तो ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोग, जिन्हें हम अंग्रेज और वेल्स, स्कॉट या आयरिश के मुख्य पहचान यानी कि निर्जातीय एथेनिक्स थी, जिन्हें एथेनिक्स अब किन्हें कहा जाता है, यानी कि एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, तो उन्हें निर्जातीय भी कहा जाता था। तो इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे आलगे राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। तो एक लंबे टकराव में संघर्ष जो है वो चलता रहा। उसके बाद 1688 के बाद राजतंत्र से ताकत छीन दी गई और उन संसद में माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका केंद्र में इंग्लैंड था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन एक तरीके से साझा कर दिया गया, जो कि 1707 में बनाया गया था। उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटेन जो था साम्राज्य, वो अंग्रेज व्यक्ति से स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे। उसमें औद्योगिक क्रांति के बाद जो है वो ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली पुस्तकों में भी बात की थी और अपने पिछले चैप्टर्स और वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें ब्रिटेन में सबसे बड़ा एक बदलाव देखने को हम लोगों को मिला था। फिर हम लोगों ने देखा कि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, उसके बीच एक एक्ट बनाया गया था जिसे अभी बताया गया है कि यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उस समय गठन हुआ जब एक तरीके से ये एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट कब बनाया गया था? 1707 में ये एक्ट बनाया गया था। तो कुछ साल बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया जिसमें ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उस समय एक नया राष्ट्र का जो है वो उसमें निर्माण हुआ था। तो स्कॉटिश हाइलैंड के निवासी जिन
कैथलीन कुलो ने भी जब आज़ादी के व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्होंने ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा और स्कॉटिश हार्लैंड में लोगों को अपनी गौलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उसमें बहुत सारे लोगों का अपना वतन छोड़ने पर एक तरीके से मजबूर कर दिया। और आयरलैंड का भी कुछ इस तरीके से हर्ष हुआ कि वे देश अपने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराइयों में बटा हुआ था और अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश में प्रभुत्व जमाने की सहायता की और ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निम्रता से कुचल दिया गया। और वोल्टटाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन यानी कि 1798 की अगुवाई में हुई असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। तो 1801 में किसको शामिल कर दिया गया? एक तरीके से आयरलैंड को। ठीक है, तो एक नए ब्रितानी राष्ट्र यानी कि ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हवा अग्नि संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया और नए ब्रिटेन की प्रतीक चिन्हों और ब्रितानी झंडा यूनिक जैसे राष्ट्रगान गांव सेवक और गोरबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह पाए। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ब्रितानी राष्ट्र है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले एक जो राष्ट्र था वो इंग्लैंड था। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का आपने झंडा अगर देखा हो तो इंग्लैंड का झंडा आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड जोड़ दिया गया तो स्कॉटलैंड का जो झंडा था वो कुछ इस तरीके की शेप का आपको दिखता होगा जो कि ब्लू कलर का था। ये आपको रेड एंड वाइट का होगा, यहाँ पर वाइट और रेड, और ये ब्लू एंड वाइट होता है। जब इन्हें दोनों को जोड़ दिया गया तो एक नए झंडे का एक तरीके से निर्माण हुआ। तो उस नए झंडे का एक तरीके से किस तरीके का निर्माण हुआ कि जो ये आपको ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, तो वो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन गया। आपने ब्रिटेन का अगर झंडा देखा है, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक तरीके से हुआ एक, तो इस तरीके का झंडा हमें देखने को मिला, यानी कि जो कि नीले रंग का झंडा था। और जब एक तरीके से इसमें आयरलैंड को भी एक तरीके से शामिल कर दिया गया तो आयरलैंड का जो झंडा था वो वाइट और लाल रंग का था, उसमें भी वो भी कुछ कुछ स्कॉटलैंड की तरह ही दिखाई देता था, बस उसमें कलर का अंतर था। और जब इन तीनों राष्ट्र को एक तरीके से मिला दिया गया तो वो ब्रिटेन राष्ट्र बन गया जिसे हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम हम कहते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद जो है राष्ट्र के निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रगान लिखा गया और अंग्रेजी को मुख्य भाषा उस समय बनाया गया और ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज भी उसे बनाया गया। ऑलराइट, तो आज जिस रूप को हम एक तरीके से ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम जानते हैं वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के तीनों रूपों के एक तरीके से मिलने से यानी कि एकीकृत होने से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। इसमें बॉक्स में एक तरीके से कुछ बताया गया है जो कि जोसेफ गैरिबाल्डी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आप ये पूरा का पूरा जो है ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मुझे जो आपको ऑथेंटिक नॉलेज समझ आई है जिसका आप इस चैप्टर के रिलेटेड या अपनी मेंस राइटिंग के रिलेटेड जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। और ये भी ज़रूर बताएंगे कि जो एक तरीके से ब्रिटेन है जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम ने किस तरीके से संपूर्ण विश्व पर एक समय में जो है एक तरीके से राज किया था, यानी कि राजतंत्र उन्होंने एक तरीके से किस तरीके से संपूर्ण विश्व पर अपना हासिल किया था। जैसे कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम एक सबसे शक्तिशाली जो है और राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि इसलिए वो माना जाता है कि संपूर्ण यानी कि एक तरीके से संपूर्ण विश्व यानी कि अधिकतम जितने भी देश हैं उसने सभी देशों को गुलाम बनाया था यूनाइटेड किंगडम ने। ऑलराइट, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप एक तरीके से 5 लाइनों को एक तरीके से पूरा पैराग्राफ लिख करके कमेंट हमें करेंगे, जिससे हम एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं आया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैप्टर को लाइक शेयर करना और कमेंट करना न भूलें।
और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। और कल हम बात करेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में। ऑलराइट, तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में कल हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।